सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं अभी जो रिसेंट में आरबी एलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की आई है उसके केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। हाँ, टाइम पे आने का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। गुड इवनिंग सभी को। शर्मा जी, सृष्टि, जोया, प्रतीक्षा शर्मा, प्रियंका, सूरज, अमित शुक्ला, सभी को गुड इवनिंग। क्या बात है, ओनली 3 मिनट्स लेट। ये बड़ाई हो रही है, तारीफ हो रही है या फिर मौज ली जा रही है? चलो, तो पहला क्वेश्चन लो जल्दी से, बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि ठंडी है बहुत ज़्यादा। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चन करो। तुम भी रजाई में घुसो, हम भी रजाई में घुसे। वाई डू कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट? तो जो संयोजी बंधित यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक कम क्यों होता है? और वॉइस वगैरह तो प्रॉपर है ना, रोबोटिक वॉइस थोड़ा उसका डर लगता है। बीपीएससी पेपर लीक, सब लीक हुआ जा रहा है। जिसको देखो ये लीक वो लीक, सुने हम भी। हाँ, ठंड लग रही। चलो भाई, तो सही आंसर क्या होगा? अब बॉन्ड जो होते हैं ना हमारे, दो तरह के होते हैं। एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, कल करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिस मत करना कल का चैप्टर, ठीक है, कल की जो क्लास है। और दूसरा बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को ही आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं, आयोनिक बंध बोल देते हैं। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे हाइड्रोजन है ये, ठीक है, हाइड्रोजन का ये पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को ऑक्टेट मतलब अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, दोनों जो है शेयर कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये इसको दे देगा तो ये क्या घुइयाँ छीलेगा बैठ के, और ये दे देगा तो फिर क्या ये घुइयाँ छीलेगा? नहीं, तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। वहीं पे देख लो Na और Cl के बीच में, Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो बॉन्ड बनता है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होता है। क्यों क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि ट्रांसफ़र से बना है भाई, इसलिए। अब इसके अगर हम देखें, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो वो पता होगा आपको, नहीं पता तो कल आ जाना क्लास में 2,8,1। अब एक इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में। क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 2 4 2 6 एक साथ। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये दे देगा, ये ले लेगा क्लोरीन, ये बन जाएगा कैटायन, ये बन जाएगा एनायन, और यहाँ से जो बॉन्ड बन जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रांग है तो तोड़ना मुश्किल है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कोवलेंट बॉन्ड के केस में क्योंकि वो शेयरिंग से बना है तो वो वीक होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा सर, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होंगे। स्ट्रांग तो बोल ही जाओ, स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इनमें से कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है? आग बुझाने में, ग्राइंडर में, एरोसोल जो स्प्रे होते हैं, रेफ्रिजरेटर में, या हाँ बस 4 ही ऑप्शन है, या फिर क्या, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, एंड दैट इज़ कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। आग बुझाने में यूजुअली हम किसका यूज़ करते हैं? हमारा जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, याद है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार्बन कंपाउंड? जो कार्बन यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण धर्मों का निर्धारण कौन करता है? एक फंक्शनल ग्रुप करता है, एक मॉलिकुलर मास करता है उसका, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं, फिर लेंथ ऑफ द कार्बन चेन करती है। देखिए लेंथ जो है वो डिटरमाइन करेगी कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस कार्बन कंपाउंड की, उस हाइड्रोकार्बन की, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। वो सारी चीज़ें तो ठीक है डिपेंड करेंगे कि भाई लंबी चेन बढ़ाते चले जाओगे तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बीपी एमपी बढ़ते जाएंगे, ठीक। लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी जब आप उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पे ये है, ठीक है, CH3। अब इसमें लगा दिया मैंने OH, दारू बन गई। मैंने लिए लगा दिया CHO अल्डिहाइड बन गया ये, ठीक है। मैंने लगा दिया इस पर ये एसिड बन गया, खट्टी टॉफ़ी बन गई, ठीक है, एसिड बन गया CH3COOH। कौन सा एसिड होता है
यहाँ पर मैंने लगा दिया कीटो ग्रुप, कीटोन बन गया ये, समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया CH3COO, CH3 कुछ भी, तो COOR है ये क्या है, ये ईस्टर है ये। ROR ये क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, ये क्या होता है। ये अल्कोहल हो गया, ये अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये एथेनल है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे CH3COOH, तो ये आपका होता है एसिटिक एसिड, जिसको कि हम यूज़ करते हैं विनेगर में, है ना। विनेगर में यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं इसको, 5 to 8%, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत ही कम हमें पता है कि थोड़ा सा कम टेम्परेचर करो जम जाता है, तो क्योंकि जम जाता है तुरंत, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसीलिए बोलते हैं कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने पर जम जाता है तुरंत ये कीटो है, ये ईस्टर है, और ये ईथर है ये, ठीक है। जहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन लगा होता है। ये कार्बन वाले चैप्टर में हम सीखेंगे। व्हाट डज कार्बन मेक अ स्टेबल कंपाउंड, कार्बन एक स्थायी यौगिक क्यों बना लेता है। अब हम कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, इतने सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, टोटल बताओ कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसमें सिर्फ कार्बन का ही चैप्टर क्यों हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ये कार्बन की बहुत ही डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इन प्रॉपर्टीज़ को क्यों शो कर लेता है, क्योंकि उसके पास एक छोटा साइज़ होता है। वो छोटे साइज़ का है, बड़े साइज़ का नहीं है, वो छोटे साइज़ का है। और जो बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है, वो जो एक सेकेंड स्टेबल क्वांटिटी ड्यू टू हायर एंथैल्पी, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी नहीं होगा, फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी कोई लेना देना नहीं है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ड्यू टू बिग साइज व्हाट डज कार्बन मेक अ स्टेबल कंपाउंड, तो स्टेबल कंपाउंड इसलिए बनाता है बिकॉज ये थोड़ा छोटा होता है साइज में एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट अपॉन डिक्रीजिंग द प्रेशर 2। तो हमें पता है कि सॉलिड CO2 है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ये ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी गैस को लिक्विफाई जब करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर दे दो, ठीक है। अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसको हाई प्रेशर यानी कि जो दाब है उसका बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, प्रेशर हाई कर दीजिए, और जो टेम्परेचर है उसको गिरा दीजिए, लो टेम्परेचर कर दीजिए, तो ये वो उस गैस को लिक्विफाई कर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें गैस से लिक्विड में नहीं जाना है, हमें आप उल्टा बोल सकते हो कि हमें सॉलिड से गैस में जाना है, तो प्रेशर को घटाना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने से घटा दें तो ये गैस में बन जाएगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम करना है, और ये जो है सॉलिड CO2 जो है गैसियस स्टेट में बदल जाएगी। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ नैप्थलीन ऑन अ स्पैटुला गिव्स अ, तो जब नैप्थलीन को जलाते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, नैप्थलीन को जलाने में एक सूटी फ्लेम मिलती है, एक रेड फ्लेम मिलती है, एक क्लीन फ्लेम मिलेगी या फिर येलो फ्लेम मिलेगी। अब नैप्थलीन क्या है, सामने लिखा हुआ है आपके, नैप्थलीन आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, हाइड्रो जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो बनते हैं हमारे कंपाउंड, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं जिनको कि संतृप्त बोलते हैं, और दूसरे अनसैचुरेटेड होते हैं जिनको असंतृप्त बोलते हैं। अब सैचुरेटेड वाले की खासियत ये होती है कि ये क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं, ये क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं आपके एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएंगे। इसमें क्या आते हैं अनसैचुरेटेड वाले में, इसमें आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड वाले। ये बर्न होते हैं, जलते हैं येलो सूटी फ्लेम में। सूटी फ्लेम का मतलब ये है कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से निकलेंगे, पूरी तरह से जलेंगे नहीं। जब हमने देखा होगा गैस चूल्हे में, तवे में कभी मतलब काला काला जम जाता है, जब आपके छेद जो होते हैं गैस चूल्हे के वो प्रॉपर तरीके से खुलते नहीं हैं, फिर उनमें क्लॉगिंग हो गई होती है, तो क्योंकि वो जो एल्केन निकल रहा है तो आपके गैस सिलेंडर में एल्केन ब्यूटेन होती है, लेकिन उसके प्रॉपर क्या नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से जल नहीं पा रहा है। तो इसका आंसर होगा सूटी फ्लेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। और शायद
इसमें क्लियर फ्लेम दे रखा होगा, आई थिंक किसी स्टूडेंट ने भेजा था मुझे शायद क्वेश्चन ये, तो क्लीन फ्लेम आंसर इसका नहीं होगा, सूटी फ्लेम आंसर होगा। आई थिंक इस जो ये क्या बोलते हैं आपका आरआरबी, उसने क्लीन शायद लगा रखा है। इन कोलाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फोम। फोम क्या होता है? फोम यानी झाग। अब झाग अगर आप ध्यान से देखें तो गैस तो होता है उसमें, ठीक है, गैस वाला कंपोनेंट तो होगा। अब जो जेली होती है, जेली में गैस नहीं होता है, ठीक है, जेली में गैस नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जेली में गैस नहीं होता है, इसमें सॉलिड और लिक्विड होता है, ठीक है। आपको पता होगा ये सब कोलाइड हैं, और कोलाइड में एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। तो जेली में अगर आप देखेंगे तो लिक्विड और सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होता है। तो ये जेली जो है ये तो होगी नहीं, क्योंकि फोम में एक कंपोनेंट आपका एयर तो रहता ही रहता है, ठीक है। फॉग भी आपका फोम में नहीं आएगा, आप देख लो यहाँ पर, फॉग जो है आपका लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। यहाँ पर आएगा आंसर प्यूमाइस, फोम में। फोम में अगर हम देखें तो फ्रॉथ, वेब्ड क्रीम, सोप एंड लातर है आपका। प्यूमाइस आपका ऊपर पड़ा हुआ है और ये सॉलिड सोल है, तो ये फोम कैसे हो गया? एक्चुअल में ये इसको हम सॉलिड फोम भी बोल देते हैं, प्यूमाइस। सॉलिड फोम इसलिए बोलते हैं, प्यूमाइस एक तरह का पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर होता है, रॉक होती है, और उसमें छेद होते हैं प्यूमाइस में, और छेद में होती है एयर, तो इसलिए इसको हम सॉलिड फोम बोल देते हैं प्यूमाइस को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये चार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान पता होना चाहिए। क्वेश्चन एंड दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। प्यूमाइस पत्थर होता है भैया, पत्थर पत्थर पत्थर, बताए थे आपको ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में बताए थे जब पढ़ा रहे थे रॉक्स वाला चैप्टर, तो वहाँ लिखवाया था सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चॉक, प्यूमाइस। याद आया कुछ? गब्रो ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इग्नियस रॉक में बताया था आपको। टिलाइट होती है आपकी सेडिमेंट्री, ये होती है इग्नियस टाइप की रॉक। टेक्नीशियन के लिए काफ़ी होगा, हाँ काफ़ी होगा। चलो, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास कितना होगा? तो कैल्शियम का कितना होता है? 40। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन दो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो 17Cl35 और एक होता है 17Cl37, 3:1 के रेशियो में, या फिर मैं बोल सकता हूँ 75% और ये 25% होता है। तो जो हमारा नेट निकलता है, जो नेट निकलता है एवरेज एटॉमिक मास, वो 35.5 होता है। अब दो क्लोरीन है तो 35.5 का दुगना कर दो, 71 आ जाएगा, 71, दोनों को जोड़ोगे तो मिल जाएगा 111। Which of the following will be formed when dilute hydrochloric acid is added to a beaker having copper oxide? जब डाइल्यूट HCl ऐड करोगे बीकर जिसमें कि कॉपर ऑक्साइड है, तो क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड, डाइल्यूट HCl ऐड किया, कॉपर क्लोराइड मिलेगा, लेकिन किस कलर का? ये मिलेगा आपको ब्लू ग्रीन कलर का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अ सॉल्यूशन विद ब्लू ग्रीन कलर इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसका पूरा चार्ट होता है। अब जो भी तुम्हें ओर मिली है, ओर क्या होता है? जिसमें कि आपका मेटल भी है वो, प्लस गैंग है। गैंग क्या है? जिसने उस मेटल को घेर रखा है, यानी कि इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी जो होती है, उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि वो किस मेटल की ओर है। वो मेटल हाई रिएक्टिविटी का है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है वो, या मीडियम रिएक्टिविटी है, या उसकी लो रिएक्टिविटी है। अगर बहुत हाई रिएक्टिविटी है, अब रिएक्टिविटी सीरीज रिकॉल करो, यहाँ पर कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये तीनों चारों ऊपर के, तीन तो आप मान ही लो, और 4 मैग्नीशियम तक तुम रख लो। ये हैं हाई रिएक्टिविटी वाले, ये हैं हाई रिएक्टिविटी वाले। तो जब इनका और होगा तो आप इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करेंगे। फिर नीचे आओ, ऑल्टोज एंड फरारी, इन सब का एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मीडियम रिएक्टिविटी। अगर कार्बोनेट की ओर है, कार्बोनेट है, CO3 अटैच्ड है, तो कैल्सिनेशन करवा दो। सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग कर दो, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, उसका रिडक्शन करवा दो, या तो कार्बन से करवा दो या फिर किसी और से करवा दो, या फिर जैसे कि हम आयरन में करवाते हैं, अगर आपको याद हो, थर्माइट रिएक्शन, जिससे कि हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करते हैं। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लेते हैं रिडक्शन करने के लिए। अभी सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा। अब अगर लो रिएक्टिविटी का है, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी मिली क्या? फिर भी क्या मिली?
सिल्वर ऑडी, तो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सब हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, सॉरी लो रिएक्टिविटी वाले हैं। तो इनका ये सिर्फ सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड का रोस्टिंग करवाया जाता है, मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग करवा लो। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब हाई रिएक्टिविटी वाला कौन होगा, ये होगा। ये मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, ये लो रिएक्टिविटी का है, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में कौन सा सही है। कोलाइडल क्या होते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल इज टू स्मॉल, येस इट इज़ स्मॉल। और ये लगते होमोजेनस है लेकिन होते हीट्रोजेनस है, ठीक है, लगते होमोजेनस है लेकिन होते हीट्रोजेनस है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा है हमसे। कोलाइड डू नॉट स्कैटर अ बीम, दे डू स्कैटर, दे डू शो टिंडल इफेक्ट, बिकॉज उनका पार्टिकल साइज इतना भी छोटा नहीं होता है। कितना होता है जल्दी से बताइए। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम। द कॉम्पोनेंट बिल्कुल सही है, ये टू स्मॉल नहीं होता, ये गलत है, बहुत छोटा नहीं होता है। कितना बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में साइज होता है। बोले तो 10⁻9 मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर के बीच में इसका साइज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुण को दर्शाता नहीं है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, वो इनका शेप चेंज करना होता डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट है, क्यों नहीं डिफिकल्ट। इसका भी उत्तर शायद एलपी ने गलत दे रखा है, ठीक है। और सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप और बाउंड्री होती है, ठीक है, सारी पता है। और गैस में गैस क्या है, गैस क्या करता है, गैस हमें सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखाता है कॉम्पोजिशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन इज ऑब्टेन्ड अपॉन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे, फिजिक्स करवा दीजिए, मतलब कुछ भी कर लो लेकिन, है ना, कुछ भी कर लो लेकिन जो करंट में चल रहा है वो उस पर नहीं है। फिजिक्स होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी ये तो कर लो, ठीक। चलो अभी अगर इसमें बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड अपॉन हीटिंग फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ओनली फेरिक ऑक्साइड मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब फेरस सल्फेट को बर्न करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इन केस ऑफ जेली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्स्ड फेस, तो जेली के केस में डिस्पर्स्ड फेस क्या है, बोथ सॉलिड और लिक्विड फेजेस, गैस फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, क्या सही है इसमें। जेली 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 जेली, याद करो जेली क्या था। तो जेली में ये एक तरह का इमल्शन होता है। इमल्शन क्या होता है, जहाँ लिक्विड लिक्विड हैं दोनों आपके, तो आंसर लिक्विड फेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, आपका ये जेल होता है, नॉट जेली, ठीक है, मतलब इमल्शन नहीं होता है, जेल होता है आपका, जहाँ लिक्विड होगा आपका डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर बात करेंगे तो, डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर बात करेंगे तो सॉलिड होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड से, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, बेरियम सल्फेट मिलेगा। और इसका किस तरह का पीपीटी, वाइट सफ़ेद पीपीटी मिलेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, इनमें से कौन डिफ्यूजन से मूव कर सकता है। और एक क्वेश्चन का आंसर बताना, डिफ्यूजन का जो रेट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटेगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑक्सीजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब यही चीज़ अगर वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, एंड दैट टू थ्रू अ सेमी परमिएबल और अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस या फिर परासरण, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके रेट में, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो रेट होता है वो भी बढ़ता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट है। अब खुद ही सोचो, इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप कि जब हमारा पानी ज़्यादा गर्म होता है, फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म होती है, जैसे हम जब चीनी घोलते हैं, ठीक है, जैसे दूध में चीनी घोलते हैं तो ठंडा होता है तब जल्दी घुलती है, फिर जब गर्म होता है तब गर्म होता है तब, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दूध के या फिर पानी के, उनके बीच में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनका जो बीच का काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट होगा तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट होगा, तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, मूवमेंट क्योंकि इंक्रीज होता है पार्टिकल्स का, इस वजह से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन की संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन होते हैं हमारे काइंड ऑफ हीट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि विजातीय मिश्रण जिनको बोलते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर। हीट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। तो प्रॉपर्टी सस्पेंशंस की कौन नहीं है? द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ऑफ कोर्स क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है। टिन्नेल इफेक्ट कौन दिखाता है? कोलाइडल्स दिखाते हैं, और हीट्रोजीनस मिक्सचर दिखाते हैं। होमोजीनस यानी सोल्यूशंस तो दिखाते नहीं है। सस्पेंशन इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर, यस। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, यानी इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। गलत है, यह देख सकते हैं ना, तभी तो हीट्रोजीनस है। होमोजीनस का नहीं देख सकते, लेकिन हीट्रोजीनस का देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी में सैंड को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, वाटर में आपने सैंड को डिसॉल्व कर दिया, इट इज़ अ हीट्रोजीनस मिक्सचर, वहाँ पर सैंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, यस। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जब उसको हम लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड कर देते हैं, यानी कि उसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसमें जो सल्यूट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे रेत आप डालो पानी में, वो सेटल डाउन हो जाएगी, आप उसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो। लेकिन वही होमोजीनियस स्टेबल होते हैं। कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं क्या अनस्टेबल? बताइए। कोलॉइड्स जो एक तरह के हमारे हीट्रोजेनस मिक्सचर ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है संयोजन अभिक्रिया का? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बिल्कुल। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमारा होता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम, जब रिएक्ट करता है विग्रेसली वाटर के साथ तो स्लेट लाइम बना लेता है, दैट इज COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल ये आपकी जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड टेल मी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है या एंडोथर्मिक नेचर की होती है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, दोनों मिल के वाटर बना रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड जो ग्रे हो रहा है, ये एक तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन, अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात जब करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr के जब डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इस रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक नेचर की, ठीक है। हीट निकलती है, ऐसे याद कर लो, जब दो लोग मिलते हैं तो गर्मी निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर होगा? जो कोलॉइड होता है वो भी आपका स्टेबल नेचर का होता है, अनस्टेबल नहीं होता है। दूध कोलॉइड होता है, दूध को खाली ऐसे रखा छोड़ दोगे तो क्या कुछ बैठ जाता है क्या? नीचे सेटल डाउन हो जाता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एटम इज करेक्ट। तो परमाणु के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आज ही हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा है। कोल्ड ड्रिंक में आइस डालेंगे तो सस्पेंशन है कि नहीं? जब तक वो घुली नहीं है तब तक सस्पेंशन है, और जब घुल जाएगा, पानी मिल जाएगा, तो वो फिर होमोजेनस हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा वो। एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और सबसे पहले बताइए एटॉमिक को अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर के बारे में किसने पॉस्टुलेट्स दिए थे? एटम के स्ट्रक्चर को किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था? What compound is formed when dilute hydrochloric acid is added to a beaker containing a small amount of copper oxide? तो कॉपर ऑक्साइड में आप क्या मिला रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड में आप मिला रहे हैं डाइल्यूट HCl। तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ये आपका, ठीक है, ये बनेगा, यानी कॉपर 2 क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कॉपर 2 क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। क्लियर? और सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था J.J. थॉमसन ने, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने ही बताया था कि प्लम पडिंग मॉडल जिन्होंने दिया था कि भाई इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इनसाइड एन एटम, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच बीच में आपको कहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये ही गेव दी प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड सब्सटेंस? निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित होता है? तो फ्यूजन है, सॉलिडिफिकेशन है, सब्लिमेशन है, फिर डिपोजिशन है। सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, मेल्टिंग तो ऐसे कॉमनली बोलते हैं बट इसको फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। सॉलिडिफिकेशन क्या है? लिक्विड सॉलिड में टर्न हो रहा है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड गैस में टर्न हो रहा है। इसका ऑपोजिट बताइए, ये लिखा हुआ है, गैस सॉलिड में टर्न होती है। कुछ सबलाइम कंपाउंड के नाम बताइए आप, कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम बताइए जो सबलाइम नेचर के होते हैं, सब्लिमेशन दिखाते हैं, यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे?
एक तो आपका कपूर हो जाएगा, कैम्फर, एक आपका नाप्थलीन हो जाएगा, ठीक है, एक आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, एक आपका एंथ्रासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे सबलाइम कंपाउंड होते हैं। तो जिन भी मिक्सचर में अगर ये एक कंपोनेंट है तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर को सेपरेशन के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। कमेंट बताइए, अगर डिफरेंट कलर्स अलग करने हैं, डाई के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको अलग करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? तुषिता, फन विद फ्रेंड्स, विजय, दिवाकर, श्वेता, दिव्या, दृष्टि, अंतरा, सबका सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हेन एसिड इज मिक्सड विद वाटर, एसिड को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो एसिड को पानी में डाल रहे हैं तो पहली बात तो ध्यान ये रखना होता है हमें कि हमें एसिड को पानी में नहीं डालना होता है, पानी को एसिड में डालना होता है। कारण क्या होता है जल्दी से बताइए? इट विल इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यस, उस पानी में हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। कारण, अगर आप एसिड को डालोगे पानी में तो पानी में हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इसलिए बढ़ने लगेगा क्योंकि एसिड में हाइड्रोनियम आयंस हैं, इसलिए। और मैंने क्यों बोला वाटर को एसिड में मिक्स करना, ना कि एसिड को वाटर में? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। चाहे पानी को एसिड में मिलाओ चाहे एसिड को पानी में मिलाओ, दोनों ही एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन अगर आप एसिड को मिक्स करोगे पानी में, इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक और स्प्लैश कर जाएगा, फट जाएगा आपका बीकर। वो वाटर को धीरे धीरे ऐड किया जाता है साइड से। सॉरी, क्या मैंने उल्टा आई थिंक बोल दिया, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। वाटर को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है, एसिड को ऐड किया जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एसिड इज एडेड स्लोली टू वाटर, ठीक है, वाटर को ऐड किया जाता है। वाइसे वर्सा करेंगे तो वो स्प्लैश हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक होगा लेकिन वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, वाटर को एसिड में, वाटर को नहीं डालेंगे एसिड में। एक कूलॉम चार्ज, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं आपस में तो एक कूलॉम चार्ज बनता है। तो ये आपके मिलते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक कूलॉम चार्ज बनता है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। और प्रोटॉन में कितना होता है? इतना ही, पॉजिटिव में आप ले लेंगे उतना ही होता है। और मास कितना होता है जरा बताइए? 9.1 × 10⁻31 kg, किसका? इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, और 2000 गुना रफली, वैसे तो 1777 यानी 1777 टाइम्स ज़्यादा होता है। प्रोटॉन ले लो चाहे न्यूट्रॉन ले लो, किसके मास के कंपैरिजन से? इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन से। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। इमल्शन क्या है? लिक्विड डिस्पर्स फेस है, लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसको इमल्शन बोलते हैं। जैसे फेस क्रीम। फोम में तो एक कंपोनेंट आपका एक सॉलिड होता है और एक गैस होता है। स्पॉन्ज में भी यही होता है, रबर में भी सॉलिड होगा। इमल्शन में दोनों लिक्विड होते हैं, जो कि हमें फेस क्रीम में देखने को मिलता है, जो हम चेहरे पे लगाते हैं। यस, 1.67 अंतरा, भूमिका, प्रेषिता, दृष्टि, दिव्या, जबीन। लड़कों के भाई आंसर कम आते हैं क्या? लड़कियों के आंसर दिखते रहते हैं। 25th, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज्ड। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक की तैयारी के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर लेते हैं हम एक्वस NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। हम इसको करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि एक कैथोड बनाएंगे, एक एनोड बनाएंगे, और फिर क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा एल्कली। किस में बनेगा? ये एनोड में बनेगा या कैथोड बनेगा? और ये बनेगा क्लोरीन। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया। एल्कली क्या होता है? एल्कली आर दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, दोज बेसिस विच dissolve in water. Hence we can say that all alkali are bases, but vice versa is not true, means all bases are not alkali. क्यों? क्योंकि एल्कली तो वही बेस होगा जो सिर्फ पानी में घुल जाएगा। सारे बेसेस तो पानी में घुलेंगे नहीं, तो इसलिए सारे बेसेस एल्कली नहीं होंगे, लेकिन सारे एल्कली बेसेस ज़रूर होंगे। ये जो NaOH बनेगा ये कैथोड में बनेगा, और ये जो Cl2 बनेगा ये एनोड में बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये बनेगा कैथोड में। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनाया हमने? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द क्लोर, तो ये ऑप्शन नंबर ए, क्लोर एल्कली, सिंपल। ठीक, इसका pH वैल्यू कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताएंगे। एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻10 मीटर, 10⁻7, 10⁻8 या फिर 10⁻9 मीटर।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको हम और किस नाम से लिखते हैं? वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वन एंगस्ट्रॉम। और क्या पूछा था क्वेश्चन मैंने आपसे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है। अगला है व्हाट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा NaHCO3, ये नहीं होगा। इसका हम यूज़ आग बुझाने में करते हैं, पेट की एसिडिटी के ख़त्म करने के लिए यानी एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की जब हम बात करते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं पानी को प्योर करने में, यानी कि डिटॉक्स जो हमारे यानी कि पानी का डिटॉक्सिफिकेशन करने में, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में यूज़ करते हैं कि जो भी फॉरेन जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको हटाने के लिए यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, इसमें जो क्लोरीन होता है उस वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, प्लस एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो भी हमारी वुड एंड पल्प इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ब्लीच करने के लिए, ठीक है। और वॉशिंग सोडा ये इसका यूज़ करेंगे परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ये होता क्या है? ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस इसका यूज़ करते हैं जो हमारी ग्लास इंडस्ट्री होती है वहाँ पर, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। 28 द पार्टिकल साइज ऑफ अ सोल्यूशन इज़, तो सोल्यूशन का पार्टिकल साइज़ कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कोलॉइड, और 1000 से बड़ा है तो हिटोजेनस। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ये एक डिफरेंट टाइप्स की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें से किस तरह की केमिकल रिएक्शन में, उसमें से किस तरह की केमिकल रिएक्शन में कौन से कलर की चड्डी पहने हो सर? बेटा जो तब शब्द कुछ और आ रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत करते हुए वो शब्द नहीं निकाल रहा हूँ अपने मुंह से, है ना। नहीं तो खामखा। चलो, डिपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग। बाकी जो भाई साहब को मैंने ब्लॉक किया है तो वो अपनी मम्मी से ज़रा और पापा से ये क्वेश्चन पूछ के आए, ठीक है। उसी कलर की है बस। ना ऐसे सुधरोगे तो है नहीं तुम लोग, इधर उधर जाके यही सब करना है तुम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल पे पाए जाने वाले उप परमाणु कणों को दर्शाता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ, ओनली प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ। तो थॉमसन मॉडल में क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो थॉमसन के मॉडल में हमने देखा था एक तो प्रोटॉन इन्होंने बताया था, पॉजिटिव कुछ बताया था, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, ठीक है। क्योंकि तब तक गोल्डस्टीन का हो चुका था, बाद में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद। थॉमसन ने जब किया था अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था वो 1898 में दिया था, ठीक है। एंड जो रदरफोर्ड ने किया था वो 1911 में किया था। तो न्यूक्लियस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ, ओनली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1911। अब आज ही एक क्वेश्चन पूछा गया था BPSC में, एंड द क्वेश्चन वाज कि कैपिटल शिफ्ट कब हुआ था? कैपिटल शिफ्ट तो कैपिटल शिफ्ट कब हुआ था? सर CDS PYQ प्लीज़, CDS के PYQs करवाते हैं, मतलब जो बैच में होते हैं तो उसमें, इसीलिए मैंने CDS के PYQs भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग CDS EAPF में बैठते हैं ना। तो ऑप्शन उसमें था 1911 और 1912। तो 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था, 1912 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन भेज रहे थे इसलिए मैंने आपको क्लियर किया वो। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और 1911 में रदरफोर्ड ने अपना क्या किया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि उन्होंने जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे यानी डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स को बम्बार्ड करवाया था, यानी कि गोल्ड फॉयल में उन्होंने मारा था उनको, और फिर वहाँ से उन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनको प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी, और इन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था जिसमें कि थॉमसन का जो प्लम पडिंग मॉडल था वो गलत प्रूव हुआ था। और इनका क्या ड्रॉबैक था? इनका रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था, इनका ड्रॉबैक ये था कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये
रिवॉल्व कर तो रहे हैं लेकिन इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो ये एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने, ठीक है। 1913 में इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से जो हमारे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इन पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और इन शेल्स की वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सस्पेंशन? निलंबन नहीं होगा यार, निलंबन नहीं बोलते होंगे आई थिंक इसको, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सस्पेंशन इज अ हीट्रोजेनस मिक्सचर, बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड डिस्पर्स इन गैस आर कॉल्ड एज सस्पेंशन, सस्पेंशन नहीं बोलते हैं इसको, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, ठीक है। लिक्विड होगा यहाँ पर। पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर इनविजिबल, बिल्कुल विजिबल होते हैं। सस्पेंशन इज अ होमो हीट्रोजेनस मिक्सचर होता है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्विक लाइम होता है और वाटर होता है, न्यूट्रॉन चैडविक होगा क्या? बिल्कुल चैडविक होगा, हम लोगों ने याद किया था, ईंट पर नाच ऐसे करके, है ना। तो ईंट पर नाच इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ? द आंसर वुड बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि आपका डाइल्यूट HCl की बात हो रही है, रोल मेटल्स इज मोर रिएक्टिव? बहुत आसान सा है, सिंपल, वही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, सबसे पहले इनमें से कौन आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है। ऑल्टो जेन फरारी, इनकी रिएक्टिविटी क्या है? इनकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी, जो ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर होता है, ठीक है। ये आपका जो होता है हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन यानी एल्यूमिनियम और जिंक, ये आपके स्टीम में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। 34th विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम? इनमें से कौन सी चीज़ दिखाती है कि किससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनमें बहुत स्पेस होती है? अब जरा कमेंट में तुम ये बताओ कि कौन से टाइप ऑफ मैटर में, हमारे जो प्राइमरी 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनमें से किस में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है, और 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, और 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम? तो ये हमें पता चलता है बॉइलिंग ऑफ वाटर से। पोटेशियम पर मैंगनेट जो कि क्या होता है, KMnO4, एक हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर के बीच में स्पेस है, स्पेस था मैटर के बीच में, तभी तो इसको एक्वायर कर लिया, तभी तो इसको पोजीशन दे दिया, नहीं तो इसको घुसने ही ना देते। अब जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट को तुम सॉलिड में ऐड कर डालो, सॉलिड में डालो तुम, जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी को मैं टेबल में अपने ऊपर डाल दूँ, क्या टेबल में मिल जाएगा क्या वो? अब दूध में मैं डाल दूँ, दूध में पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ गया, क्यों? क्योंकि वो दूध में बहुत ही जो उसके पार्टिकल्स थे उनके बीच में बहुत गैप था, एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस गैस में होता है, सबसे कम सॉलिड में होता है। 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा, जो कि हमें तब ऑब्टेन होता है जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, और जब गैस ऑफ लो डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कूल डाउन करते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो हमें मिलता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके पीछे की पूरी स्टोरी है, पता होगा 1924-25 में अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने रूबीडियम एटम्स के बोसॉन्स बनाए थे सबसे पहली बार। देन इसी साल सोडियम एटम्स के बोसॉन्स बनाए थे वोल्फगैंग केटर्ल ने, और इन लोगों को 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। ये सारे ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयरन एटम्स टू फॉर्म Fe3O4? यानी कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो 3 मॉलिक्यूल आयरन एटम से रिएक्ट करेंगे बनाने के लिए Fe3O4? स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ था, बाद में ईजी हो रहा है, ऐसा क्यों शुभम कुमार? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैं इसी ऑर्डर में रखता हूँ, क्योंकि आप पहली बार इस तरह के सेशन में आ रहे हैं। अगर आप पहले आए होते तो आप ये क्वेश्चन ना पूछते, क्योंकि हम इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को करते हैं। इसी फॉर्मेट में ई बुक भी आपको मिली हुई है, जो कि परमार SSC टेलीग्राम पे डली हुई है, मॉक फॉर्मेट में है वो पूरी, ठीक है। तो उत्तर होगा 4।
4 यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल की नीड होगी, 3 आयरन के एटम्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल क्या है, U है, Mg है, G है, फिर Ml है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, U है, या फिर AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट pH वैल्यू। किसका pH वैल्यू, pH क्या होता है, pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें P का मतलब जरा बताइए जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है, जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है पी का मतलब। तो लेमन जूस, ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर गैस्ट्रिक जूस। तो लोवेस्ट pH वैल्यू तो होगी लेमन जूस से भी ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस की। ठीक है, ध्यान रखना, इसका 1.6 होता है, इसका तो 2 होता है। इसका कितना होता है, ब्लड का स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका पी को बोलते हैं पोटेंस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करते हैं जैसे बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं एंटासिड के तौर पे, और इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में किसका यूज़ करते हैं, किस इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। तो 38 का सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का, सोडियम वोडियम का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज टू कैलकुलेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। तो अभी कल के ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, मास बाई मास परसेंटेज पूछेगा तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम से अगर पूछेगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, खत्म। बस ध्यान ये रखना होता है कि नीचे सॉल्वेंट नहीं होता है, सोल्यूशन होता है। आई थिंक न्यूमेरिकल भी था इस पे एक। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, या फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में। किसके बीच में, तो क्लोरीन और फ्लोरीन तो दोनों ही हेलोजेंस हैं, दोनों ही हेलोजन ग्रुप से आते हैं, दोनों की ही वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों को ही एक इलेक्ट्रॉन को नीड होती है, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन चैल्कोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40 का बी। अच्छा, जो ओजोन होता है O3, वो उससे कंफ्यूज मत कर देना इसको O2 को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 40 का। ठीक है, एज ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो सही आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड, हाँ, जो आपके ये नाइट्रोजन फैमिली होती है उनको निक्टोजन बोलते हैं, निक्टोजन। ठीक है, इनकरेक्ट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये बोला था उन्होंने। देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो पॉजिटिवली जो चार्ज सेंटर है एटम का, वही पूरा मास, उसी की वजह से पूरा मास होता है। ठीक है, हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने जब बम्बार्डिंग करवाई थी तो ज़्यादातर इस तरह से निकल गए थे, ज़्यादातर हमारी जो रेज हैं वो निकल गई थी, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुई थी लार्ज एंगल से जो यहाँ से गई थी, और कुछ जो है वो रिबाउंड करी थी। तो पूरा जो मास है वो इसके सेंटर पे है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल पाथ, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम। तो डी वाला भी सही है, तो गलत कौन सा होगा फिर, डी वाला भी अगर सही है तो पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर होगा आपका, ये तो सही होगा आपका देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, पहला वाला सही अराउंड द सर्कुलर पाथ, देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल पाथ। भाई ये तो गलत होगा ना, इलिप्टिकल लिखा हुआ है तो ओके ओके ठीक है, इलिप्टिकल लिखा हुआ है, इलिप्टिकल में थोड़ी ना। अब देख लो, ए और सी तो आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि ए कुछ और बोल रहा है, सी कुछ और बोल रहा है। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर ये हो गया, इलिप्टिकल का मतलब कुछ ऐसा हो गया। भाई ये प्लैनेट थोड़ी ना जो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो केपलर ने बोला था कि जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। एंटासिड मतलब पेट की आग बुझाने के लिए, जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो एक बेस को डालते हैं सो दैट वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, और जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो उसको हम सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये किस नेचर की होती है, एंडो या एक्सोथर्मिक। तो सही आंसर क्या होगा,
सही आंसर होगा इंग्रेडिएंट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सेलेक्ट दी करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द करेक्ट फॉर द रिएक्शन। तो इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन आपको सही चुननी है कि कौन सी बैलेंस्ड है, जल्दी से चुनिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। फिजिक्स के भी कर लेंगे भाई, चलो तो कर लें इसको। पहला ले लेते हैं, यूजुअली ऐसे में लास्ट में वो देता है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम लेना चाहता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम है, 3 एल्यूमिनियम गया, 4 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम गया, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्लोरीन कितने हैं, 3 है यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, गया ये भी। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, अब एक ही बचा तो वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम? किस तरह की रिएक्शन होती है, बार बार देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब एक आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो विच सब्सटेंस गेट डिस्प्लेस्ड? कौन डिस्प्लेस होगा? कॉपर डिस्प्लेस होंगे। क्यों डिस्प्लेस होंगे? क्योंकि कम रिएक्टिव है ना आयरन कंपैरिजन में। देख लो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली, ठीक है। तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ होता तो ये ना डिस्प्लेस कर पाते, नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। एक सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट नमक है, 320 ग्राम पानी है, तो मास बाई परसेंटेज आपको बताना है। अब उसी चीज़ को अप्लाई करिए जो फॉर्मूला आप पीछे सीखे थे। क्या आंसर होगा? तो मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन रखेंगे। सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड देन इनटू 100। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सीधे 320 रख देते हैं, ठीक है, तो सीधे 320 नहीं रखना है, तो 40/360 आएगा, इंटू 100 करेंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 11.1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आरबी के लिए 1 शॉट करवा दीजिए। अच्छा, 1 शॉट। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, द प्रॉपर्टीज नोन एज। तो कार्बन 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 कार्बन, ये तो होते हैं कार्बन के अपरूप, जो हमारे कितने होते हैं, ज़रा बताइए कितने हम पढ़ते हैं? एक तो डायमंड पढ़ते हैं, एक ग्रेफाइट पढ़ते हैं, एक बक मिस्टर फुलरीन पढ़ते हैं, होते तो और भी हैं, ग्रेफीन एक नैनो पार्टिकल होता है वो, ठीक है, बक मिस्टर फुलरीन। इसमें से फुटबॉल शेप का कौन होता है? बक मिस्टर फुलरीन। इसमें से फुटबॉल शेप का कौन होता है, कौन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो ऑप्शन नंबर सी, इसको कैटिनेशन श्रृंखलन बोलते हैं हिंदी में। डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। और बक मिस्टर फुलरीन की अगर बात करेंगे तो ये फुटबॉल शेप का होता है, और इसमें टोटल 60 कार्बन के एटम होते हैं, ठीक है, 60 कार्बन के एटम्स होते हैं इसमें, किसमें? बक मिस्टर फुलरीन में, ठीक है। And the third last question, what type of reaction occurs when limestone gets converted into quicklime? limestone का मतलब है यही, इसी को limestone बोलते हैं, इसी को मार्बल बोलते हैं, और इसी को ही मार्बल, लाइमस्टोन और के एक तीसरा नाम क्या होता है इसका? मार्बल, लाइमस्टोन और चौक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्विक लाइम में बदलता है तो क्या हो रहा है इसका हो रहा है डीकम्पोजिशन। खुद ही सोचो, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है? कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डीकम्पोजिशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट लगती है, जिसमें हीट लगती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो 48 का ए हो जाएगा। जैसे हमारी सिल्वर ब्रोमाइड है जिसको कि हम यूज़ कर, अच्छा एक का ये बताओ, जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ज़रा बताओ किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक सोल्यूशन है जिसमें 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड सॉल्ट है, 250 ग्राम पानी में इसको डाला, कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास बाई परसेंटेज। अगेन सिंपल वही फॉर्मूला लगाना, लगाइए जल्दी से आंसर कैलकुलेट करिए। तो इसमें मिलता है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स, भूरी झाग, ये ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्या आंसर होगा? तो 25 ग्राम क्या सोल्यूट है,
ठीक है, 25 सोल्यूट और नीचे सॉल्यूशन रखना होता है, तो ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट है, तो दोनों को ऐड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो 25 जिसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 275 है ना, 275 आएगा, और 100, तो कैसे अब इसका कर दो भाग भाग जो है, ठीक है। 25 से कम 25, 2 बचा, 25 से कम 25, 25 चौको 100 आ जाएगा, 25 चौको 100 ऊपर आएगा 11, तो 11 9.09% आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी इनमें से किसका हम यूज़ करते हैं, किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का तो बता चुका हूँ, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl को ऐड करके रखते हैं ये आग बुझाने के लिए। जब उसको हम दबाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को, तो दोनों मिल जाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो यू शुड नो कि यहाँ पर CO2 गैस निकलती है। इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड, फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, इसके क्या ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से केक वगैरह जो होते हैं वो फ्लफी बनते हैं। टार्टरिक एसिड होता है आपका टैमरिंड में, यानी कि इमली में, और ग्रेप्स में होता है ये टार्टरिक एसिड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट देख चुके हैं, Na2CO3.10H2, उसको वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और उसको वॉशिंग सोडा को परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। हेल्प चैट है परमार SSC ऐप में, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है, डाउट इन द सेंस कोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग कुछ, ठीक है, हेल्प चैट सेक्शन में। एंड बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कितना स्कोर आया 50 है आप लोगों का। बाकी के अगर आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं तो आप परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर पूरी PDF अपलोडेड है ईबुक फॉर्मेट में, मॉक फॉर्मेट में, तो आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। मैं करवा इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज 50 क्वेश्चन वो हैं जो सबसे ज़्यादा टफ थे, डिक्रीजिंग टफनेस ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो 50 हमने सबसे टफ कर लिया है, बाकी तो आप आराम से कर ही लेंगे। ऑलराइट, ओके, ठीक है। थैंक यू सभी को। फिजिक्स का भी जल्दी लेंगे, फिजिक्स का भी जल्दी होगा, है ना। इलॉन मस्क, आई लव यू सर। बेटा इलॉन, कुछ पैसे दे दो इसी बात पे इतने अमीर हो तुम। चलो भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं। और एक लेक्चर एक वीडियो भी आएगा थोड़ी देर में, उसको देखना, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना, मतलब काइंड ऑफ थैंक यू मैसेज आप सभी के लिए। थैंक यू। परमार डिफेंस आने की खुशी में डिस्काउंट के रिगार्डिंग है आरिफ, डिस्काउंट के रिगार्डिंग है। अगला वीडियो जो आएगा थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद, उसको देख लेना, ठीक है, डिस्काउंट के रिगार्डिंग ही है वो। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। H2SO4 लास्ट क्वेश्चन होगा मतलब, ओके, यस, सॉरी HCl लिख दिया गलती से मैंने, सॉरी। डाइल्यूट H2SO4 होगा, आई एम रियली सॉरी। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। इसी बात पे जरा बता दो HCl को किस नाम से जानते हैं। HCl को, तो HCl को जानते हैं म्यूरियाटिक एसिड, ठीक है। H2SO4 होगा, ना कि HCl। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।